हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट किए थे हाइड्रोकार्बन्स, उसमें हम लोग बेंजीन का प्रिपरेशन, बेंजीन का इंट्रोडक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे और प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन का क्या क्या होता है उसे देखेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग को 3 टाइप के बेसिकली रिएक्शन देखने हैं। वो है इट शोज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एडिशन रिएक्शन, तीसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन हम लोग को क्या देखना है, एरोमेटिक। इसका मतलब क्या है, किसी एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना। तो हम लोग का जो है क्या है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब क्या है कि किसी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहला जो है हमारा वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी नाइट्रो कंपाउंड को ऐड करते हैं किसी बेंजीन रिंग में, तो हम लोग को नाइट्रो बेंजीन मिल जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं। देखिए, बेंजीन इज हीटेड विथ concentrated HNO3 in presence of हाँ, तो नाइट्रेशन नहीं होता है कि बेंजीन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 देन नाइट्रो बेंजीन इज फाउंड। बेसिकली देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक HNO3 और एक H2SO4। तो H2SO4 जो है एक एसिड का काम करता है और HNO3 यहाँ पे क्या काम करता है, एक बेस का काम करता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को दोनों के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो 323 से 333 के पे हम लोग को नाइट्रो बेंजीन मिल जाता है और H2O बाहर निकलता है। कैसे बनता है ये, इसका मैकेनिज्म देखने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, H2SO4 और HNO3 का आपस में क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो मेरा H2SO4 है, इसका H अगर इस तरह से निकाल दिया जाए और इसके बॉन्ड अगर O पे चले आएँ तो ये H पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही H पॉजिटिव हो जाएगा तो HNO3 का जो O है वो लोन पेयर इसको लेकर के हम लोग को बना देगा इस तरह का प्रोडक्ट, और साथ में हम लोग को HSO4 माइनस निकल जाएगा। अब क्या करना है, चूँकि हम लोग को चाहिए क्या, नाइट्रो कंपाउंड चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, नाइट्रो कंपाउंड। इस पोर्शन को हम लोग लाते हैं और फिर से क्या कर रहे हैं, NO2 को निकाल देते हैं। NO2 को निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, कि इस बॉन्ड को, इस पॉजिटिव वाले को मेंटेन करने के लिए यहाँ देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था पहले से, इसको दे देगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, NO2+, और यही मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और अब देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा बेंजीन रिंग है और उसका जो पाई बॉन्ड है वो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इससे ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड होगा तो इस पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हर बेंजीन के पास एक छुपा हुआ हाइड्रोजन होता है 6, तो ये हाइड्रोजन मान लो इधर है और ये NO2 इधर ऐड हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, HSO4 माइनस को लेना पड़ेगा, जो कि इस H को लेकर जाएगा। तो ये H क्या करेगा, इसके पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए अपने बॉन्ड को यहाँ दे देगा और फिर से ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और HSO4 माइनस इस H को लेकर के H2SO4 बन के निकल जाएगा और हम लोग को नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, नाइट्रेशन। इसमें क्या क्या फीचर हो सकता है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर HNO3 एंड H2SO4 इज टेकन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मतलब नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग को HNO3 और H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। NO2+ इज द इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हमारा NO2+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इन नाइट्रेशन NO2+ इज जनरेटेड फ्रॉम HNO3। HNO3 से NO2+ को जनरेट होता है। H2SO4 एक्ट्स एज ओनली कैटलिस्ट। यहाँ पे H2SO4 क्या है, एक कैटलिस्ट है। H2SO4 हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज, इट प्रोटोनेट्स द नाइट्रिक एसिड सो दैट द जनरेशन ऑफ NO2+ बिकम ईजियर। आगे देखते हैं, इट्स कंजुगेट बेस हेल्प्स टू डी प्रोटोनेट एरेनियम आयन। बेसिकली उसे लोग क्या बोलते हैं, लोग एरेनियम आयन इंटरमीडिएट। अब हमारे पास क्या है, सेकंड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी सेम तरह का प्रोसेस है। इसमें भी क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन क्या होता है, बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम बाय अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप
इन अ रिंग इज़ कॉल्ड सल्फोनेशन। बेसिकली सल्फोनेशन क्या है, हम लोग किसी सल्फोनिक एसिड को ऐड करते हैं एक हाइड्रोजन को हटा करके। तो क्या होता है, व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ कॉन्क H2SO4 प्रोड्यूसेस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए हमारे पास क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, या उसके जगह पे आप लोग ले सकते हैं फ्यूमिंग सल्फोनिक एसिड, जिसे हम लोग ओलियम भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है H2S2O7। अब क्या होता है कि यहाँ का जो H2SO4 से क्या होता है, SO3H इससे ऐड हो जाता है और हम लोग को मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये कैसे होता है इसका देख सकते हैं मैकेनिज़्म हम लोग। अब मान लीजिए हमारे पास है H2SO4। अब H2SO4 से हम लोग को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 मोल H2SO4 के लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा H3O प्लस HSO4 माइनस प्लस SO3। और यहाँ पे जो SO3 है यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इस SO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे SO3 डबल बॉन्ड सभी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये कोई भी बॉन्ड को आप ले सकते हैं। मान लो हम इसको लिए हैं, ये बॉन्ड अगर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल काम करना चालू कर देगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इसके पास आकर के इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और चूँकि यहाँ पे हिडन H होता है वो इस तरह से बाहर निकल जाएगा और हमारा यहाँ पे S के साथ बॉन्ड हो जाएगा, और O पे नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, और ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कहलाएगा। अब क्या होगा, अब होगा यह कि इसके पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए ये जो H है अपना बॉन्ड को फिर से देगा, और जैसे ही देगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, S पे O नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे S डबल बॉन्ड और ये। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस H प्लस को लेते हैं, जो H प्लस बाहर निकला था उस H प्लस को इस O माइनस के पास जोड़ते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। इन सल्फोनेशन SO3 इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। इन सल्फोनेशन H2SO4 अंडरगोज ऑटो प्रोटोनेशन टू प्रोड्यूस SO3। एक्चुअली इन सल्फोनेशन one molecule of H2SO4 acts as an acid, other acts as a base. If sulfonation is needed, then take H2SO4 or oleum. Sulfonation is highly reversible reaction. That's why conc H2SO4 और oleum is used for sulfonation. इफ़ डीसल्फोनेशन, अब यहाँ पे टर्म आती है डीसल्फोनेशन। अगर हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ़ डीसल्फोनेशन और रिवर्स सल्फोनेशन इज नीडेड देन वी यूज़ डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl देन वी गेट बेंजीन। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और उसको हमको बेंजीन बनाना है, तो उसके लिए बस एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसल्फोनेशन। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl और H2O, हम लोग को क्या मिल जाता है, बेंजीन, और साथ में ये H2SO4H बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड देखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हेलोजिनेशन। नाम से ही जारी है, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन होगा। देखिए सारे प्रोसेस जो होते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक के लगभग सेम होते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देख रहे हैं तो हमेशा जो अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का ही होगा। अब जैसे देखिए हेलोजिनेशन में, इन हेलोजिनेशन बेंजीन और एरिन, बेंजीन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग एरिन ही बोलते हैं, एरिन इज रिएक्ट्स विथ हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक अनहाइड्रस FeCl3, FeBr3 और LCl3 ETC टू इल्ड हेलो एरिन या हेलो बेंजीन। अब देखिए क्या होता है, मान लिया हमारे पास कोई बेंजीन है, X का मतलब हेलोजन होता है, वो Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हेलो बेंजीन। अब कैसे होगा ये, इसके लिए हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। हम लोग कोई X2 लेते हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए FeX3, तो क्या होगा, इसका एक H टूट करके इस Fe के साथ जुड़ जाएगा और हम लोग को दे देगा FeX4 माइनस, और हम लोग को मिल जाएगा X प्लस। तो X प्लस जो होगा वही मेरा कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, या उसे हम लोग हेलोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद कि हम लोग मान लो कोई बेंजीन रिंग लिए, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल में क्या है, X पॉजिटिव है। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या पहला स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लो स्टेप भी बोलते हैं।
तो क्या होता है कि ये जो पाई का बॉन्ड है इस इलेक्ट्रोफाइल से अटैक होगा और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये फिर से वही काम होगा। ये जो H है अपना बॉन्ड यहाँ दे करके पाई का फॉर्मेशन देगा कर, और क्या हो जाएगा कि वो Fe(x4) माइनस के साथ जुड़ करके हम लोग को Fe(x3) प्लस HX बन के निकल जाएगा, और हम लोग को साथ में क्या मिल जाएगा, हेलो बेंजीन मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें अगर, इन हेलोजिनेशन X+ इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। इन फर्स्ट स्लो स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग, इट इज़ RDS। इन सेकेंड फास्ट स्टेप बेस टेक्स अवे the H+ to give substituted benzene as a product. Without catalyst, halogenation doesn't take place. This is because benzene is not a strong electrophile like alkane। ठीक है, तो ये आपका कुछ सिंपल मेथड था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दो और इम्पोर्टेंट मेथड हम लोग को देखने हैं। एक को बोलते हैं हम लोग रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो 1 बाय 1 देखते हैं दोनों को हम लोग। तो रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बेसिकली जो ये साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन मतलब क्या, किसी अल्काइल हैलाइड के साथ बेंजीन रिंग का रिएक्शन होना। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 टू गिव अल्काइल बेंजीन। अब जैसे देखिए हमारे पास कोई एग्जांपल है अगर कि बेंजीन को हम लोग CH3Cl, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, अनहाइड्रस AlCl3, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मान लो ये CH3, तो ये जो CH3 का Cl बाहर चला जाएगा इससे पॉजिटिव चार्ज, चूँकि ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, वो जिस पोजीशन पे आप डालना चाहें चला जाएगा और मेरे को टॉलिन मिल जाएगा। और दूसरा एग्जांपल का बात करते हैं तो ये है इथाइल हैलाइड, तो जो हैलाइड है वो बाहर निकल जाएगा, वो पूरा इथाइल इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा वो अल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं अगर, तो सब देख सकते हैं आप, ये हमारा CH3Cl है, तो सबसे पहले क्या होगा, Cl बाहर जाएगा और इस CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये AlCl3 इस Cl को लेकर के AlCl4 माइनस बना देगा, और जो ये CH3 पॉजिटिव है ये मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन की बात करें तो ये मान लीजिए बेंजीन रिंग है, तो इसका जो पाई बॉन्ड है इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा, अटैक होने के बाद उससे ऐड होगा और वही मेरा कहलाएगा इंटरमीडिएट, और फिर से वही काम होगा, ये H+, ये जो H है ये अपना बॉन्ड यहाँ देगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये AlCl4 इस H को लेकर के हम लोग को बना देगा AlCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें किसी बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, अल्काइल बेंजीन मिल जाएगा, या जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल हो वो मिल जाएगा। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इज़, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो बेंजीन रिंग पे कोई CH2+, उससे कम होता है 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन, उससे कम 2 डिग्री वाले, और उससे कम 1 डिग्री वाले, और सबसे कम मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब बात करते हैं रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेसिकली इसके पहले भी हम लोग देखे अल्काइलेशन, तो इसका मतलब क्या था, अल्काइल हैलाइड के साथ, लेकिन एसाइलेशन का मतलब क्या है, कोई एसाइल हैलाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिड हैलाइड, ठीक है, या एसाइल हैलाइड। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एन एसाइल हैलाइड जो कि होता है RCOX और एसिड अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, बेंजीन गिव्स अल्काइल बेंजीन। अब मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, किसी एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो हम लोग को एसीटोफिनॉन मिल जाएगा, मतलब जो भी वहाँ रहेगा, मतलब हमारा एसिड हैलाइड उसी टाइप का हम लोग को मिल जाएगा प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग को कोई एसाइल हैलाइड है 2 कार्बनों वाला, ठीक है, तो मान लो कि इसके Cl को हटा के इससे मुझे जोड़ना है, ये Cl हटेगा और ये जुड़ जाएगा, और ये H और ये Cl मिलकर HCl बाहर बन जाएगा। ये 2 कार्बनों का है और ये क्या है, एसीटोन, ये कीटोन है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एसीटोफिनॉन। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसिटिक अनहाइड्राइड, चूँकि हम लोग बोल चुके हैं कि एसिड अनहाइड्राइड या एसाइल हैलाइड दोनों से रिएक्शन हो सकता है, तो इस केस में भी हम लोग को सेम में मिलेगा प्रोडक्ट, लेकिन जो बाकी बचेगा वो मिल जाएगा हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास कोई एसाइल हैलाइड है इस तरह का, तो सबसे पहला काम होगा Cl को बाहर निकालना। जैसे ही Cl को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये AlCl3 जो है इस Cl को लेकर के AlCl4 माइनस बन जाएगा, और यही मेरा जो RCO पॉजिटिव
ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जब हम लोग को मिल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली बेंजीन से रिएक्शन होगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और H ऊपर आ जाएगा और ये COR बन जाएगा और ये बॉन्ड फिर से यहाँ आके हम लोग को डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा एसिटोक्विनोन। देखिए सारे मेथड सेम है, खाली थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और बार बार वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब रही बात, हम लोग बेसिकली मैकेनिज्म देख चुके हैं, लेकिन मतलब कौन से स्टेप्स होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स एंड दे आर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 जो इसका स्टेप्स है जिससे वो पूरा हो जाता है। सबसे पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला काम करना पड़ता है, चाहे आप क्लोरीनेशन करें, अल्काइलेशन करें, एसाइलेशन करें या कुछ भी करें, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट किया जाए। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली इसको किससे करते हैं, डिनोट E पॉजिटिव से। ड्यूरिंग क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन anhydrous AlCl3 being a Lewis acid helps in the generation of electrophile like Cl+, R+, RCO+, एसाइलियम से बोलते हैं etc by combining with the attacking reagent। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग का Cl2 है अटैकिंग रिएजेंट, तो हम लोग को मिल जाएगा Cl पॉजिटिव हम लोग को मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर CH3Cl है तो हम लोग को मिल जाएगा CH3 हम लोग को मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लीजिए CH3COCl है तो हम लोग को CH3CO मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहला मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि नाइट्रेशन करना है, बट इन केस ऑफ नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज़ NO2+, जिसको हम लोग नाइट्रोनियम आयन भी बोलते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड। अब देखिए सेम मेथड है, आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि वो डायरेक्ट मेथड था कि क्लोरीनेशन है या अल्काइलेशन है या एसाइलेशन है, लेकिन आपको नाइट्रेशन आ जाए तब क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको कि कोई H2SO4 लेना होगा और HNO3। तो HNO3 यहाँ पे काम करेगा एज ए बेस और H2SO4 एज ए एसिड। अब ये मान लीजिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड यहाँ दे देगा तो इसका हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बेस का काम कर रहा है, तो इसका जो लोन पेयर है इसको ले लेगा और अपने ऊपर ले करके O पे पॉजिटिव NO2 मिल जाएगा और HSO4 माइनस हम लोग को मिल जाएगा। अब इसको फिर से ले आएंगे हम लोग यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो गया, प्रोटोनेटेड। अब जैसे ही प्रोटोनेटेड आ गया तो NO चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेगा और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये NO2 क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो ये पहला स्टेप था जिसमें हम लोग देख लिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जो सेकंड स्टेप होता है इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हमारा कैसे बनता है उसको देखेंगे। देखिए इसमें जो हम लोग को जो इंटरमीडिएट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन। तो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले से वही काम होगा, बेंजीन के इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो ये H और E, और चूँकि ये जो कार्बन हो जाता है वो sp3 हो जाता है, तो इसीलिए ये कार्बन वाला पोर्शन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरेनियम आयन या इंटरमीडिएट। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल results in the formation of sigma complex or areninium ion in which one of the carbon is sp3 hybridized. The areninium ion gets stabilized by resonance. अब जो है एरेनियम आयन को क्या करना पड़ेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थर्ड स्टेप, उसके लिए हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेप के पहले इस चीज़ को देखना होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का तो इस तरह से होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे दे करके इसको क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये पाई यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या आपके कहलाएंगे, RS। लेकिन चूँकि यहाँ वाला पोर्शन जो हमारा था वो क्या था, वो sp3 था, तो वहाँ तक क्या क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो वहाँ पर हम लोग का रिजोनेंस नहीं होगा। इसलिए हम लोग RH अगर दिखाएंगे तो यहीं तक दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पाई का इलेक्ट्रॉन नहीं गया है तो इसलिए यहीं तक दिखाया। तो ये आपका क्या था, RH। So sigma complex or areninium ion loses its aromaticity because
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्या होता है, वो अपना डीलोकलाइजेशन वहाँ पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक, अब हम लोग थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप है हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब है प्रोटॉन का रिमूवल कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि AlCl3 का मान लीजिए Cl2 से रिएक्शन अगर कराते थे तो हम लोग को क्या मिलता था, Cl पे प्लस और AlCl4 माइनस। तो सेम काम यहाँ पे किए हैं कि हम लोग को जब ये जुड़ गया है इलेक्ट्रोफाइल तो AlCl4 माइनस लिए हैं इस H को लेने के लिए। तो ये पाई बॉन्ड ये जो H का जो बॉन्ड है यहाँ दे देगा तो यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये AlCl4 इस H को लेकर के HCl प्लस AlCl3 बना देगा। तो हम लोग को मिल जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे। ठीक, सेम केस मान लीजिए अगर HSO4 माइनस आ गया तो HSO4 माइनस इस H को लेकर के H2SO4 बना देगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। टू रीस्टोर द एरोमेटिक कैरेक्टर सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीज प्रोटॉन फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑन अटैक बाय AlCl4 माइनस इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन एंड HSO4 माइनस इन केस ऑफ नाइट्रेशन। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग को जो सेकेंड मेथड देखना है वो देखना है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ों को ऐड करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या देखना है, एडिशन ऑफ H2। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ H2 एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स साइक्लोहेक्सेन। देखिए, अगर किसी बेंजीन में आप H2 को जोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक पाई बॉन्ड है तो उसके लिए लेना पड़ेगा एक H2 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 पाई बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 3 H2 लेना पड़ेगा। तो वो 3 H2 लेंगे तो सभी तीनों पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और हर जगह H चला जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और ये 3 H2 का मतलब क्या है, यहाँ भी 2 H, यहाँ भी 2 H, यहाँ भी 2 H आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो इस तरह से हम लोग को 2 H2 सब जगह चला जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हमारे पास थर्ड है एडिशन ऑफ हेलोजन। जो हमारे पास एडिशन ऑफ H2 के बाद क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। बेंजीन ऐड 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और UV लाइट टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑल्सो कॉल गैमेक्सेन विच इज़ एन इंसेक्टिसाइड। देखिए, अगर किसी बेंजीन में 3 मोल Cl2 से आप रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और सनलाइट, तो हम लोग को मिल जाएगा BHC, जिसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और उसका एक और नाम है गैमेक्सिन, जो कि काम आता है, वो एक क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, चलिए लास्ट जो हम लोग को रिएक्शन देखना है वो हम लोग को देखना है कंबसन। कंबसन हम लोग पहले ही जानते हैं, जलाना। व्हेन हीटेड इन एयर, किसको, बेंजीन को। बेंजीन को जब क्या करते हैं, व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन बर्न्स विथ सूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग CO2 and H2O। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी बेंजीन को एयर में जलाते हैं तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल जाता है। फॉर जनरल कंबसन रिएक्शन फॉर एनी हाइड्रोकार्बन द जनरल केमिकल इक्वेशन इज, किसी भी जनरल कंबसन रिएक्शन के लिए हाइड्रोकार्बन में एक जनरल केमिकल इक्वेशन दिया गया है जो कि है CXH प्लस X प्लस Y/4O2 या XCO2 प्लस Y/2 H2O। तो यहाँ पे हम लोग का तीनों कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है और कंबसन क्या होता है। इसमें से कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। और हम लोग का जो हाइड्रोकार्बन का अंतिम टॉपिक है वो होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब किसी बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट होता है वो कैसे होता है। तो ये क्या होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप direct the incoming group to ortho and para position are called ortho para directing group. As the electron density is more on ortho and para position, aromatic ring becomes reactive at this position। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्थो पारा मेटा ग्रुप क्या होता है और इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो क्या होगा और उस पर जो
ग्रुप जुड़े रहेंगे वो या तो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सबसे पहले आप समझिए कि हमारे पास मान लीजिए कोई इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, बेंजीन पे कोई ग्रुप है, ठीक है। तो जो ग्रुप है उसको मान लेते हैं पहला पोजीशन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारे पास 2 और 6 वाला पोजीशन कहलाता है ऑर्थो, 3 और 5 वाला पोजीशन कहलाता है मेटा और 4 वाला पोजीशन कहलाता है पारा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, अगर मेरा जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो रिंग को क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा और वो कहलाएगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का मतलब क्या, वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा और वहीं पे एडिशन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर मेरे पास क्या हो कि इफ़ ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर मेरा क्या हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो ग्रुप, तो वहाँ पे क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो वो कहलाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ऑर्थो अटैक क्या होता है। तो ऑर्थो अटैक के बारे में देखिए कि सपोज़ हम लोग मान ये मेरा ग्रुप है तो इसे पहला माने हैं और इसे दूसरा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा ऑर्थो पोजीशन। लोग कह चुके हैं 2 और 6 को क्या बोलते हैं ऑर्थो। तो जैसे ही कोई ऑर्थो पे अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे मान लीजिए इससे अटैक हुआ तो यहाँ पे जुड़ गया, अब ये जुड़ गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें क्या होगा, रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला आएगा, तो इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो ग्रुप होगा, जब ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिंग अगर ले रहा है तो एक कहलाएगा स्पेशल स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ऑर्थो पे अटैक करवाते हैं तो ग्रुप क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग पारा का बात करते हैं, अगर पारा अटैक का, तो पारा अटैक यहाँ पे बेसिकली पारा होता है, ये मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये 4 वाले को क्या बोल चुके लोग पारा पोजीशन। तो पारा का जब अटैक होगा तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं इस ये भी क्या है कि स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ग्रुप से क्या होगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कौन रिंग लेगा, वो भी क्या कहलाएगा एक स्टेबल कंपाउंड कहलाएगा। और इसे क्या बोलेंगे स्पेशल स्टेबल, चूँकि ग्रुप से अगर रिंग इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेटा अटैक। मेटा अटैक क्या होता है, तो मेटा अटैक का मतलब क्या कि जो अटैक होगा वो किसी मेटा पोजीशन पे होगा, ठीक। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आप कि यहाँ जब मेटा अटैक लिए हैं तो जो ग्रुप जो लिए हैं वो क्या लिए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब वो ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। अब इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ग्रुप के पास कभी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए अगर अटैक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, इस स्ट्रक्चर में देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आया है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आया है इसका मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप खींचेगा रिंग से, ना कि रिंग खींचेगा ग्रुप से। तो वो क्या कहलाएगा आपका मेटा अटैक कहलाएगा, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग को रखना पड़ेगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्थो पारा ग्रुप क्या होता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। द ग्रुप विच डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पारा पोजीशन आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। वैसे ग्रुप जो कि क्या होते हैं उसका जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को, एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लिए हम लोग किसका फिनॉल का, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ये आपका रिलीजिंग ग्रुप को कौन कौन हो सकते हैं, वो OH हो सकते हैं, NH2 हो सकते हैं, NH4 हो सकते हैं, NHCOCH3 OCH3 CH3 C2H5 ETC। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे देखिए हमारे पास एक फिनॉल है, अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे हम तो आप देख सकते हैं पहले बार में क्या आ गया ऑर्थो पे आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर पारा पे नेगेटिव, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव। तो यार इसका मतलब क्या ऑर्थो पारा पोजीशन पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, सो सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस मेनली एट दिस पोजीशन।
ठीक है। तो हमेशा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही होगा, क्योंकि ऑर्थो पारा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मेटा की। द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। वैसे ग्रुप जो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा डायरेक्टिव। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ग्रुप, तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं NO2 CN CHO COR COOS COOR SO3 H ETC। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी आपको किसी मेटा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, अब मान लीजिए इस एग्जांपल में लेते हैं, हमारे पास NO2 है, तो अब वो क्या है, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। तो अब देख लीजिए, यहाँ ऑर्थो पे है, यहाँ पारा पे है, यहाँ ऑर्थो पे, लेकिन कभी भी मेटा पे आपको कोई भी ये आपको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ऑर्थो और मेटा के ऑर्थो और पारा के कंपेरिजन में मेटा का क्या होता है, कम होता है। तो सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन इज कंपैरेटिवली लेस देन दैट ऑफ मेटा पोजीशन, हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स ऑन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन रिजल्टिंग इन मेटा सब्स्टिट्यूशन। देखिए, अब अभी तक हम लोगों ने देख लिया हाइड्रोकार्बन के सब कुछ, कैसे ऑर्थो मेटा पोजीशन पे क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारे कुछ। एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग को हाइड्रोकार्बन में देखना है, जिसको बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो क्या होता है ये, इसको आप NCERT से भी देख सकते हैं। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन। वैसे बेंजीन के मॉलिक्यूल जो मोर देन 2 बेंजीन रखते हैं, बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक and said to possesses cancer producing carcinogenic property. Such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal and petroleum. They enter into human body and undergo various biochemical reactions and finally damage DNA and cause cancer. Some of the कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो। देखिए, कुछ कार्सिनोजेनिक कार्बन के आपके पास जो एग्जांपल हैं वो आप NCERT से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली कार्सिनोजेनिसिटी किसके लिए होता है, वो कैंसर के लिए होता है, जिसमें क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा बेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया ऑर्गेनिक के 11th के सारे पोर्शन, और पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनिक का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, और आज हम लोग का हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट हो गया है। अगर किन्हीं को कुछ भी समस्या हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। और सभी वीडियो को अच्छे से देखें और उसको समझें, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।